Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study conservation of biodiversity. Now start the lecture and understand what is biodiversity. See, variabilities among animals, plants and microorganisms in a natural region is known as biodiversity. And according to Earth Summit 1992, biodiversity is the variation among living organisms from different sources including terrestrial, marine and desert ecosystems and ecological complexes of which they are a part, right? And to aware the people, 22nd May, right? 22nd May is celebrated as International Biodiversity Day, and E.O. Wilson is the father of biodiversity, right? Now let's study conservation of biodiversity. देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ चुके हैं. देयर इज अ यूनिक एनवायरनमेंट इन द अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, राइट? और अगर ये जो यूनिक एनवायरनमेंट है, अगर ये यूनिक एनवायरनमेंट डिग्रेड हो गया तो ऑब्वियसली अर्थ पर ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी कि यहाँ पर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी, राइट? और इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी का क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, राइट? द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, राइट? अगर बायोडाइवर्सिटी में लॉस होगा तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एनवायरनमेंट भी क्या होगा, डिग्रेड होगा. इसीलिए टू मेंटेन अ गुड एनवायरनमेंट हमें जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है. सेकेंड थिंग इज दैट बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही हमको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा. डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स होंगे, साथ ही साथ डिफरेंट जो है डिफरेंट जो आइटम्स हैं, राइट, या जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको बायोडाइवर्सिटी से जो है प्राप्त होंगे, राइट? देयरफॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, टू maintain the environment as well as to maintain the economic benefit from the biodiversity. Now second thing कि conservation से क्या मतलब है, राइट? देखिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जो है इजी नहीं होता है कि एक रूल बना दिया और उससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाएगी. दरअसल इसके लिए जो है मैनेजमेंट किया जाता है. तो दिस इज द प्लांट मैनेजमेंट. इफ वी हैव टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी तो हमें एक लार्ज फॉरेस्ट एरिया को या लार्ज इकोसिस्टम को जो है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. वहाँ के सारे एनिमल्स को, प्लांट्स को, फ्लोरा को, फोना को क्या होगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. सभी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए एक इंटीग्रेट अप्रोच के साथ ही जो है बायोडाइवर्सिटी को जो है कंजर्व किया जा सकता है ताकि नेचुरल बैलेंस एस्टेब्लिश हो सके और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी कुड बी मेंटेन. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन इज, राइट, कंजर्वेशन इज द प्लान्ड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट नेचुरल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी कुड बी सस्टेन्ड. और इन अदर वर्ड्स अगर ये 3 मार्कर में पूछा जाए कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो हम सीधा कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, राइट? प्रोटेक्शन किसका? तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं उनमें फॉरेस्ट का, बायोम्स को प्रोटेक्ट करना, राइट? और जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, राइट? तो एनिमल्स, वर्ड्स, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, इनको प्रोटेक्ट करना. साथ ही साथ क्या हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट. मतलब अगर कोई स्पीसीज के इंडिविजुअल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आना ताकि नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो सके. साथ ही साथ मैनेजमेंट, राइट, इस तरीके से मैनेज करना कि उससे ह्यूमंस को भी बेनिफिट हो, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वह भी मेंटेन रह सके. टू ड्राइव द सस्टेनेबल बेनिफिट एंड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, राइट? तो उसका सस्टेनेबल जो बेनिफिट्स हैं वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए तो हो, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो. तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हो जाएगी, राइट? सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड
management of biodiversity in order to derive sustainable benefits for present and future generations. Or in other words, biodiversity conservation is the planned management of natural resources so that natural balance and biodiversity can be maintained. राइट ये फर्दर जो है 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, द फर्स्ट इज टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। देखिए हमारी अर्थ पर जो है, हमारी अर्थ पर बहुत ही ज्यादा स्पीसीज हैं, राइट, और उस स्पीसीज की डाइवर्सिटी को क्या करना, मेंटेन रखना, तब तो जाकर क्या होगी बायोडाइवर्सिटी जो है रिच हो पाएगी। तो टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज अर्थात किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को एक्सटिंक्ट ना होने देना। सेकेंड, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। देखिए बायोडाइवर्सिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत होते हैं, तो उनको इस तरीके से उनसे जो प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त करना, उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना, ताकि स्पीसीज और इकोसिस्टम भी क्या हो सके, इंप्रूव हो सके और हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी फुलफिल हो सके। टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, एंड दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज होगी, बायोडाइवर्सिटी में लॉस होगा, तो उससे जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द अर्थ है वो डिसमेंटल हो जाएगा, राइट। साथ ही साथ जो एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। देयरफॉर टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस द बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी कंजर्व्ड, राइट। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटली, तो कंजर्वेशन इज बीइंग डन एट बोथ पॉलिसी लेवल एंड प्रैक्टिकल लेवल। पॉलिसी लेवल का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो डिफरेंट रूल्स को क्या करती हैं, ड्राफ्ट करती हैं, और उनको फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड दीज एफर्ट्स आर डिवाइडेड इन टू, फर्स्ट इज इन सीटू कंजर्वेशन, देन एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट। दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। व्हाट इज conservation of biodiversity, explain in situ and ex situ conservation। या 3 मार्कर में इन सीटू कंजर्वेशन पूछा जा सकता है, या 3 मार्कर में एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है पूछा जा सकता है। व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन? सी, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन देयर नेचुरल हैबिटेट, राइट। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वन हॉर्न राइनो की, तो वन हॉर्न जो राइनो है या तो वो असम या फिर जो वेस्ट बंगाल है, राइट, वेस्ट बंगाल के पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली वन हॉर्न राइनो जो है पाया जाता है, और वन हॉर्न राइनो जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो यदि आप वन हॉर्न राइनो को यदि प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें ही हंटिंग को जो है प्रोहिबिट कर दिया जाए, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको प्रोहिबिट कर दिया जाए, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट एरिया उसको प्रोटेक्ट कर दे ताकि जो राइनो है उसको कोई डिस्टर्ब ना हो। तो वो उसी नेचुरल मतलब जो जिस क्लाइमेटिक कंडीशंस में राइनो जो है राइनो सरवाइव कर पाता है, उस क्लाइमेटिक कंडीशन को, इस पर्टिकुलर एरिया को हम प्रोटेक्ट कर दें लॉस के माध्यम से या फिर रूल्स के माध्यम से, तो वहां पर राइनो का हंटिंग रुक जाएगी, एक्टिविटीज अगर प्रोहिबिट हो जाएंगी, तो डेफिनेटली वहां पर जो है नेचुरली राइनो जो है उनकी इंडिविजुअल्स में इंक्रीज होगी और राइनो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन, राइट, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज इन सीटू कंजर्वेशन, राइट। और इसके अपोजिट में क्या आता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, राइट, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जो वन हॉर्न राइनो है वो वेस्ट बंगाल या असम में पाया जाता है, बट फर्दर उसके जो वन हॉर्न राइनो है उसकी जिस तरीके की वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में ब्रीड करता है, राइट, वो कंडीशंस अगर मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं और किसी तरीके से अगर उसको मध्य प्रदेश में किसी सेंचुरी में प्रोटेक्ट किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। या फिर किसी भी एनिमल की जो जीन है, राइट,
जीन है उनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, या जो एनिमल प्रमोशन सेंटर है, राइट, उनके माध्यम से उसको प्रमोट किया जाए, राइट, तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाएगा, राइट। तो सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन देयर natural habitat is known as in situ conservation, whereas conservation of flora and fauna in outside their natural habitat is known as ex situ conservation। अब जो in situ conservation है उसमें सबसे इंपॉर्टेंस किसका है, नेशनल पार्क का। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क में हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन नेशनल पार्क। अगर आप देखते हैं तो जैसे अगर आप देखेंगे तो सेक्रेड है, सेक्रेड लेक्स है, ग्रोव्स है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, इनमें सम ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड। फॉर एन एग्जांपल कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट, कलेक्टिंग वुड्स फॉर फ्यूल, राइट, और कलेक्टिंग चारा, या हम कह सकते हैं फॉडर फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज। बट जो नेशनल पार्क है उनमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पर एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना क्या होता है, इजी होता है, राइट। तो इन सिटू कंजर्वेशन में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वी विल स्टडी फर्दर इन दिस लेक्चर इन डिटेल अबाउट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो जितने भी हैं इनके बारे में हम जो है कुछ चीजें जान लेते हैं, सो दैट अगर 3 मार्कर में पूछी जाए तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट इज द इन सिटू कंजर्वेशन साइट, राइट। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो इन सिटू कंजर्वेशन साइट होती है, जहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। तो कुल मिलाकर क्या है कि जब किसी लार्ज फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाता है या अनाउंस किया जाता है तो वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, ताकि वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है कंजर्व हो सके। देन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में जो है फॉरेस्ट एरिया के रूप में जो है डिक्लेयर कर देना। देन क्या हो जाएंगे, वेटलैंड्स हो जाएंगे। तो इंडिया में जब किसी भी पर्टिकुलर साइट को वेटलैंड के रूप में जो है अनाउंस किया जाता है तो फिर उसको रामसर कन्वेंशन के ऑन द बेसिस ऑफ रामसर कन्वेंशन उसका प्रोटेक्शन किया जाता है, राइट, ताकि वहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम इवॉल्व हो सके। देन क्या हो जाएगा, सेक्रेड ग्रोव्स हो जाएगा, राइट। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी ग्रोव या लेक्स को पर्टिकुलर जो पीपल है वो वर्शिप करते आ रहे हैं तो उनमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो पाए या उनको कोई उनका जो इकोसिस्टम है उसको डिग्रेड ना करें, इसके लिए उनको सेक्रेड ग्रोव या सेक्रेड लेक्स के रूप में क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। सो इन दिस वे अगर हम देखें तो जो नेचुरल लेक्स हैं, ग्रोव्स हैं, उनको सेक्रेड ग्रोव्स और नेचुरल जो लेक्स है उनके रूप में अनाउंस कर दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर सके। वेटलैंड के रूप में या किसी फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर देते हैं ताकि वहां पर जो फ्लोरा है एंड फौना है वो उनका कंजर्वेशन किया जा सके, राइट। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा। अब कुछ ऐसे प्लांट्स, राइट, चाहे वो हर्ब्स हो या श्रब्स हो या प्लांट्स हो, राइट, अगर उनका नेचुरल हैबिटेट लॉस हो चुका है, राइट, तो बॉटनिकल गार्डन में वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस को इवॉल्व किया जाता है और बॉटनिकल गार्डन में उनको क्या किया जाता है, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बॉटनिकल गार्डन में जो जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, तो बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स को, ट्रीज को, फ्लावर्स को एक तरीके से जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। और वही कहाँ पर किया जाता है, एक तरीके से जू, राइट। तो इसको जू में क्या किया जाता है, जू में भी किसी एनिमल को, बर्ड्स को जो है लाया जाता है और यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, सीड बैंक्स हो जाएंगे, राइट। तो जो कुछ सर्टेन क्रॉप्स हैं या ट्रीज हैं उनके सीड को सीड बैंक में क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है ताकि
इन फ्यूचर कभी अगर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस इवॉल्व हुई तो उन सीड्स के माध्यम से उन प्लांट्स को या ट्रीज को ग्रो किया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा, जीन बैंक हो जाएगा। तो जो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं, राइट, जो पर्टिकुलर एनिमल्स हैं या वर्ड्स हैं, उनके जीन को जो है जीन बैंक के रूप में, या जीन को जीन बैंक में क्या किया जाता है, जीन बैंक में स्टोर किया जाता है, ताकि फ्यूचर में उनके क्लोन बनाए जा सके, या एक तरीके से नेचुरल कंडीशन में ब्रीडिंग करके जो है उनकी संख्या में इंप्रूवमेंट किया जाए। देन क्या हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा। तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वेरी लो टेम्परेचर पर, राइट, वेरी लो टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। देन एनिमल प्रमोशन सेंटर हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। नाउ वी विल फोकस ऑन बायोस्फीयर रिजर्व, देन नेशनल पार्क, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्योंकि यहाँ से 5 मार्कर जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टडी द बायोस्फीयर रिजर्व। दिस में बी आस्क्ड एज 11 मार्कर क्वेश्चन, राइट। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड explain the importance of biosphere reserve, right? So let's study what is biosphere reserve and facts regarding biosphere reserve. अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है, जहां पर फ्लोरा विच मीन्स जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, राइट, फोना, राइट, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, और क्या हो जाएंगे, वर्ड्स हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में फ्लोरा एंड फोना को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। बट देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच इज दैट कि यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल हैं उनको भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में अलोंग विथ फ्लोरा एंड फोना ट्राइबल पीपल आर आल्सो प्रोटेक्टेड। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये ऐसा फॉरेस्ट एरिया होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लार्ज होता है, राइट, विच इज एक्सटेंडेड टू मोर देन 3 to 4 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। फोर्थ थिंग इज दैट कि ये एक इतना लार्ज फॉरेस्ट एरिया होता है कि यहाँ से या इस बायोस्फीयर रिजर्व में कई विलेजेस भी आते हैं, कई ट्राइबल पीपल्स भी आते हैं, तो उनको दूसरी जगह पर जो है एक तरीके से लोकेट करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इसीलिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको 3 जोन्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोर जोन हो जाएगा, राइट, आगे हम जाकर जो है पढ़ेंगे, राइट। एक कोर जोन होता है, बफर जोन होता है और ट्रांजिशन जोन होता है। और इसमें कोर जोन में जो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बफर जोन में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो रिसाइड कर सकते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि जो कोर जोन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और जो ट्रांजिशन जोन होते हैं तो यहाँ पर जो है ह्यूमन हैबिटेशन इज परमिटेड, केवल उन लोगों के लिए जो कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वहां पर रिसाइड कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से वहां पर फ्लोरा एंड फोना आल्सो ट्राइबल जो है, ट्राइबल पीपल है, उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट। साथ ही साथ अब ये जो है जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको किसके द्वारा जो है डिक्लेयर किया जाता है, तो यूनेस्को ने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था जिसको कहा जाता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट, राइट। और एक जो बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है उसमें there may be 1 national park or sanctuary, or there may be more than 1 or 2 national park or sanctuary, right? So this is the crux of biosphere reserve. अगर ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है तो आप ये पॉइंट्स को जो है एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज, और वी कैन से दैट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर reserve protects flora and fauna, and along with this also restores the traditional life of the tribals living in that vicinity. The biosphere reserves are identified by the Man and Biosphere Reserve Program to promote sustainable development initiated by UNESCO in 1971. There are total 18 biosphere reserves in
India, established by the government to protect large areas of natural habitat, right? And there may be one or more than one national park or sanctuary in a particular biosphere reserve. अब यहाँ पर जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है जो कि यूनेस्को ने लॉन्च किया था 1971 में, सो अकॉर्डिंग टू मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, राइट, मैब प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, राइट, the biosphere reserve is divided in 3 zones. So according to MAP program, biosphere reserve is divided in 3 zones. The first is core zone, second is buffer zone and third is transition zone. अब जो core zone होता है, राइट, यहाँ पर there is no human interference. यहाँ पर core zone उस एरिया को डिक्लेयर किया जाता है जहाँ पर हाई बायोडाइवर्सिटी होती है और उसी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको जो है कोर जोन के रूप में अनाउंस किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो नेग्लिजिबल हो, सो दैट बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो सके। सेकेंड होता है बफर जोन। अब बफर जोन में केवल और केवल जो रिसर्च एंड जो एजुकेशनल है या एक तरीके से जो स्टडी है टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी, उसकी क्या होती है, परमिशन होती है। और यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स पेट्रोलिंग करते हैं और कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं, राइट, वो रिसर्च करते हैं और यहाँ पर स्टडी की जाती है रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। और ये जो बफर जोन होता है उसके आउटर लेयर में क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, राइट। यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन की भी कुछ परमिशन होती है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी क्या होती है, परमिशन होती है, बट इतनी परमिशन होती है कि उससे बायोडाइवर्सिटी को खतरा ना हो, राइट। लेट्स से द फर्स्ट इज कोर जोन। दिस इज अ लीगली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो कोर जोन इज द लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। फॉर एन एग्जाम्पल, collecting forest produce, right, collecting boats, etc, etc, and it is the innermost undisturbed ecosystem, so that वहाँ पर जो natural biodiversity है वो उसका लॉस ना हो। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, बफर जोन। The area surrounding core zone is known as buffer zone, and here only the research and education activities are allowed, right, or except research and education, no human activities are allowed here, and these activities should not obstruct the conservation objectives. Third is transition zone. Ecological जो transition zone होता है, transition zone is ecologically sustainable human settlements and human जो economic activities हैं वो इसमें क्या होती है, permitted होती हैं। तो transition zone में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल अर्थात ऐसे सेटलमेंट जिससे वहाँ की इकोलॉजी इकोसिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब ना हो, और उसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जैसे गार्डनिंग है, फ्लावरिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन ट्रांजिशन जोन इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परमिटेड, right, with the cooperation of reserve management and local people. Several human activities like settlement, cropping, right, recarceration and forestry are carried out without disturbing the environment, right. Now let's study man and biosphere program for 3 mark, right. सबसे पहली चीज तो ये कि the man and biosphere reserve program was launched by UNESCO in 1971. The objective of MAB program is to conduct all conservation related programs to protect larger biodiversity. Under this there are 12 biosphere reserves which are included in MAB program. अगर आप देखेंगे, so there are 18 biosphere reserves in India, out of which 12 biosphere reserves are included in UNESCO site, and UNESCO has introduced the designation of biosphere reserve for natural areas to minimize conflict between development and conservation,
राइट, क्योंकि अगर फॉरेस्ट एरिया में डेवलपमेंट होगा, जैसे अगर वहाँ पर डैम्स बनाए जाएंगे, रोड्स बनाए जाएंगे, कैनाल्स बनाई जाएंगे, राइट, ह्यूमन हैबिटेशन होगा, तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। तो ये प्रोग्राम इसीलिए अनाउंस किया गया था ताकि जो डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके। इंडिया हैज टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, आउट ऑफ विच 12 बायोस्फीयर रिजर्व आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को MAB प्रोग्राम, राइट। अब इंडिया के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके नाम और स्पेशली वो किस एरिया में रिलेटेड है, लोकेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज दैट वहां पर की फोना क्या है, राइट, की फोना क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के तीन जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको बहुत अच्छे से देखना है, राइट। बाकी जो चीजें हैं वो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस में यहां से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 3 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछे जाए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में है, और यहाँ पर की फोना क्या है, नीलगिरी थार है, राइट। लॉयन टेल्ड क्या हो जाएगा, मैकाक हो जाएगा। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, नीलगिरी तार, राइट, लॉयन टेल्ड क्या हो जाएगा, मकाक हो जाएगा। देन सेकेंड नंदा देवी नेशनल पार्क, राइट, ये उत्तराखंड में है, राइट। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर पाया जाता है। देन गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, और यहाँ पर डुगोंग या सी काउ जो है की फोना है। देन नॉकरेक, ये क्या हो जाएगा, मेघालय स्टेट में, राइट, जो कि पार्ट ऑफ गारो हिल है। तो नॉकरेक इज द बायोस्फीयर रिजर्व विच इज पार्ट ऑफ गारो हिल इन मेघालय। यहाँ पर रेड पांडा जो है की फोना है, राइट। देन सुंदरवंश वेस्ट बंगाल, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर की फोना है। देन मानस, राइट, असम में है, असम का जो तराई रीजन है वहां पर, और यहाँ पर गोल्डन लंगूर एंड रेन पांडा जो है की फोना है। देन क्या हो जाएगा, सिमलीपाल कहाँ पर है, ओडिशा में है, और यहाँ पर गौर, रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्या है, एलिफेंट आर द की फोना। देन देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, राइट। और देन क्या हो जाएगा, पचमढ़ी हो जाएगा। तो पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश इस पचमढ़ी, राइट। यहाँ पर गेंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग जो स्क्वेरल है वो क्या है, की फोना है। नेक्स्ट इज अचान कमार अमरकंटक, राइट, अमरकंटक, ये भी मध्य प्रदेश में है और इसका कुछ पोर्शन छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर 4 हॉर्न एंटीलोप, राइट, तो 4 हॉर्न एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग, साइरस क्रेन और जो व्हाइट रम्पट वल्चर है, ये यहाँ के क्या है, की फोना है। कहाँ के, अचान कमार अमरकंटक के। देन ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर इंडियन वाइल्ड एस पाया जाता है। कोल डेजर्ट, ध्यान रखना ये एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, राइट। कोल डेजर्ट कहाँ है, तो ध्यान रखें ये कोल डेजर्ट किसी डेजर्ट का नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है, राइट। देन कंचनजोंगा, राइट, सिक्किम, यहाँ पर स्नो लेपर्ड और रेड पांडा की फोना है। अगस्तमलाई केरला एंड तमिलनाडु में है। नीलगिरी थार और एलिफेंट्स पाए जाते हैं। देन ग्रेट निकोबार, यहाँ पर ग्रेट निकोबार जो है अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड्स में है, राइट। यहाँ पर साल्ट वाटर क्या पाई जाती है, क्रोकोडाइल पाई जाती है। डिग्रू सेखोवा, ये कहाँ पर है, असम में है, राइट। यहाँ पर गोल्डन लंगूर पाया जाता है। देन सेसांचल हिल, ये आंध्र प्रदेश में है। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया था, लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल एज द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन मध्य प्रदेश, राइट, विच इज इन मध्य प्रदेश। और ये टाइगर के लिए, चीतल के लिए चिंकारा, राइट, सांभर एंड स्लोथ बियर के लिए जो है फेमस है, राइट। नाउ अगर हम देखें तो देयर आर टोटल 18, राइट, देयर आर total 18 biosphere reserves in India. Out of these 18, 12 biosphere reserves are included in UNESCO list, जिसमें से सबसे पहले किसको इंक्लूड किया गया था, नीलगिरी को। देन 2001 में मन्नार की खाड़ी को या मन्नार बे को, 2001 सुंदरवन, 2004 में नंदा देवी को, 2009 में नौकरेक को, 2009 में पचमढ़ी को, राइट। तो ये पहली चीज आप याद रखें, ठीक है।
देन 2012 में अचान कमार अमरकंटक को, देन 2009 में सिमलीपाल को, 13 में ग्रेट निकोबार को, 16 में अगस्त्यमलाई को, 18 में कंचनजंगा को, एंड द ले स्टेट बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को साइट इज पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। नाउ लेट्स स्टडी नेशनल पार्क। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में अगर कंपैरिजन करें तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर अगर हम बात करते हैं सेंचुरी की, तो इन तीनों में से जो नेशनल पार्क है ये ऐसा फॉरेस्ट एरिया होता है जहां पर देयर इज अ हाईएस्ट सिक्योरिटी। क्या होती है यहाँ पर? हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है, क्योंकि कई बार आप सिंपली ये कहते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, नेशनल पार्क हैज मिनिमम फॉरेस्ट एरिया, सेंचुरी हैज फॉरेस्ट एरिया ग्रेटर देन नेशनल पार्क। तो ये सभी क्या है? ऑथेंटिक डिफरेंस नहीं है, राइट। ऑथेंटिक क्या है कि यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है वो किस में होता है? नेशनल पार्क में होता है, जहां पर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। इसकी बाउंड्री एक बार फिक्स हो गई तो उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। इस्टेब्लिश किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा। आइदर स्टेट गवर्नमेंट और जो नेशनल गवर्नमेंट है वो इसको क्या कर सकती है? अनाउंस कर सकती है, राइट। तो ये जो है यहाँ पर नेशनल पार्क के इंट्रोडक्शन में हम जो है इतनी चीजें लिख सकते हैं, राइट। सो नेशनल पार्क्स आर द एरियाज दैट आर सेट अप बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट, and a national park has more restrictions as compared to wildlife sanctuary, right, and no human activity is allowed here, which means collecting forest produce, right, collecting forest produce, right, grazing the cattle are not allowed in national park, right. इसकी जो बाउंड्रीज है वो फिक्स्ड होती हैं और डिफाइंड होती हैं, राइट। एंड अ नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू सेंचुरी और अदर स्टेटस, राइट। नेशनल पार्क्स कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर 10 से, एज ऑफ मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2020 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तक कितने हैं? 106 है। द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। देन लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज हेमिस नेशनल पार्क। और मैं आपको बता दूं कि ये कहां पर चला गया है? लद्दाख में चला गया है, राइट। हमेशा ध्यान रखें, पहले जो हेमिस नेशनल पार्क था वो जम्मू कश्मीर में था, बट जब से जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ है तो जो हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, राइट। देन लेटेस्ट नेशनल पार्क हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क, राइट। और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश का है, राइट। नाउ लेट्स स्टडी द मेजर पार्क्स ऑफ इंडिया। अब यहां पर ये जो है आपको दो के लिए पढ़ना है, दो पर्पस। आई हैव 2 ऑब्जेक्टिव्स टू टीच हियर। द फर्स्ट इज दैट कि यहां से 3 मार्कर के जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर्स, पैंथर्स एंड एलिफेंट्स। आई नो दैट कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो रेयरली ही पूछे जाते हैं या बहुत ही कम पूछे गए, बट ये प्रीलिम्स में काम आता है और साथ ही साथ हमें 3 मार्कर के लिए जो इस तरीके से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये हमें पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें कम से कम एटलीस्ट ये है कि कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है वो पता होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे जो उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको पूरे 6 नेशनल पार्क के नाम पता हो, बट 3 मार्कर के लिए जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो आप याद ही रख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगी, राइट। सो नेशनल पार्क्स, मेजर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, द फर्स्ट इज नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड, द फर्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एज यू नो दैट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। Second is Nanda Devi. Third is Rajaji, which is famous for tiger, panthers as well as elephants. Then Valley of Flowers, Gangotri and Govind. Next, Jammu Kashmir.
So there are 3 national parks in Jammu Kashmir. The first is Dachigram, right? Dachigram is famous for Hangul, right? ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हंगुल हो जाएगा। तो ये हंगुल के लिए जो है जाना जाता है, राइट? तो दचीग्राम नेशनल पार्क इज ओनली प्लेस ऑफ द रेसिडेंस ऑफ हंगुल। सेकेंड हो जाएगा सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क या सलीम अली नेशनल पार्क। देन थर्ड इज किश्तवाड़। नाउ लद्दाख, तो हेमिस नेशनल पार्क इज इन लद्दाख विच इज द हाईएस्ट, और वी कैन से दैट सॉरी, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, राइट? जिसका एरिया कितना है, 4400 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड इज आसाम। आसाम में द फर्स्ट नेशनल पार्क इज काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस, right? Second Nameri, third is Debru Sekova, fourth Manas, and Manas is famous for wild buffalo. Rajiv Gandhi Orang, right? Then Raimona 2021 में ये इसको डिक्लेयर किया गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राइट? एंड दिहांग पटकई, तो दिहांग पटकई also has been also declared in 2021. Then West Bengal, वेस्ट बंगाल का नेशनल पार्क में बक्सर एक्सल पार्क, नोरा वैली नेशनल पार्क, सुंदरवंस नेशनल पार्क, एंड सुंदरवन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर। देन जालदापारा नेशनल पार्क फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। तो यहाँ पर आप देखें तो 2 नेशनल पार्क, एक काजीरंगा नेशनल पार्क, देन जालदापारा नेशनल पार्क, बोथ आर फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। देन सिंगलीला नेशनल पार्क एंड गोरुमारा नेशनल पार्क। राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क इज फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन, राइट? देन सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, राइट? एंड मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क एंड रणथंबोर नेशनल पार्क, राइट? फोर्थ इज गुजरात। गुजरात में गिर नेशनल पार्क हो जाएगा, एंड गिर इज द ओनली नेचुरल प्लेस फॉर एशियाटिक लाइन इन द वर्ल्ड। सो गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन। देन मरीन नेशनल पार्क, जिसको गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी कहते हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क एंड वसंदा नेशनल पार्क। देन नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश, द फर्स्ट इज बांधवगढ़ विच इज नोन फॉर हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी and known for white tiger. Then Kanakasli National Park, Madhav National Park, Panda National Park, Fossil National Park, Sanjay National Park, right? And उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर, कूनो नेशनल पार्क हो जाएगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा, एंड क्या सा हो जाएगा यहाँ पर, वन विहार नेशनल पार्क, राइट? ये यहाँ पर कुछ दूसरा नाम आएगा, राइट? नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटका नेशनल, कर्नाटका के नेशनल पार्क, राइट? सो कर्नाटका में नेशनल पार्क इन कर्नाटका, फर्स्ट इज बांदीपुर, राइट? बांदीपुर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एलिफेंट्स। नागरहोल, राजीव गांधी नेशनल पार्क, कंद्रेमुख, राइट? बनेरघट्टा एंड अंसी नेशनल पार्क इन कर्नाटका। देन केरला में क्या हो जाएगा, पेरियार नेशनल पार्क, एंड पेरियार नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वार्किंग डियर। देन मैथिकेटन 16, राइट? इराविकुलम, साइलेंट वैली, राइट? अनाईमुदी 16 एंड पंबादुन 16। तो पंबादुन 16, राइट? अनाईमुदी 16 एंड मैथिकेटा 16। ये नेशनल पार्क कहाँ के हैं, केरला के हैं। साथ ही साथ वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, और साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरला में। नाउ अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के जो नेशनल पार्क हैं उनके नाम बहुत ही इजी हैं क्योंकि वो सबसे डिफरेंट है। जैसे एक कैंपबेल बे हो जाएगा एंड गैलाथिया बे हो जाएगा, तो कैंपबेल बे, गैलाथिया बे, राइट? देन महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल वटन आइसलैंड, राइट? माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ वतन आइसलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, राइट? सैडल पीक नेशनल पार्क, एंड साउथ वटन आइसलैंड नेशनल पार्क विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय, राइट? इंदर किला, राइट? खीर गंगा, पिन वैली, राइट? एंड सिंबल बारा, राइट? नाउ नेशनल पार्क्स ऑफ महाराष्ट्र, चंदोली नेशनल पार्क, राइट? गुंगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क,
राइट, एंड संजय गांधी नेशनल पार्क, राइट, जो कि बोरोवली में है, और तडोबा, और ये जो पेंच नेशनल पार्क है इसका ये मध्य प्रदेश में भी है। दरअसल ये जो नाम अभी आया था स्क्रू, ये पेंच नेशनल पार्क है, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क, तो ये हो जाएगा इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास, राइट, देन कंगेर वैली जो कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। गोवा में मोलन नेशनल पार्क, मणिपुर में केवल लाम जाओ विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तमिलनाडु में अन्नामलाई, अन्नामलाई को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो अन्नामलाई इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, देन गुंडी नेशनल पार्क, देन गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, देन मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड मुदुमलाई नेशनल पार्क। तेलंगाना में कसु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, राइट, महावीर हरिना बनस्थली, राइट, एंड मुरुगवनी नेशनल पार्क। ओडिशा में भीतरकनिका सिमलीपाल, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन या राजबरी नेशनल पार्क। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क, राइट, और मिजोरम में है फवंगपुई ब्लू माउंटेन्स नेशनल पार्क हो जाएगा। ध्यान रखना मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है और जो मोलन नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, गोवा में है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। नाउ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक फॉरेस्ट एरिया होता है जिसमें सिक्योरिटी नेशनल पार्क से थोड़ी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंस ये है कि नेशनल पार्क में जो पूरा का पूरा हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, वेयर एज जो सेंचुरी है वो किसी एक स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एस्टेब्लिश की जाती है। जो सेंचुरी है उसको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश कर सकती है। नेशनल पार्क को कभी भी सेंचुरी में डिग्रेड नहीं किया जा सकता, बट सेंचुरी में बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। फॉर एन एग्जांपल कूनो सेंचुरी वाज अपग्रेडेड टू कूनो नेशनल पार्क, राइट। तो यदि 5 मार्कर में पूछा जाए व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्सप्लेन, देन वी कैन राइट दीज पॉइंट्स। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर एनिमल हैबिटेट्स, right, so a wildlife sanctuary is an area where animal habitats and their surroundings are protected from any sort of disturbance, right. The human activities like capturing, killing and poaching of animals is strictly prohibited in these regions, right. Wildlife sanctuaries aim to provide a comfortable living to the animals, and wildlife sanctuaries are established both by central government as well as state government under the Wildlife Protection Act 1972, right. A sanctuary may be upgraded to national park, right, upgraded to national park. The total number of sanctuaries in India are 565 in 2022. मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, जिसमें से फर्स्ट कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान, राइट, देन चिल्का लेक वर्ल्ड सेंचुरी ओडिशा, राइट, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, राइट, गिर नेशनल पार्क और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, राइट, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड, राइट, मधुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु, राइट, और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर हो जाएगी, केरला में हो जाएगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया, राइट। नाउ लेट्स स्टडी वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स को हम पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट, व्हेन वी स्टडीड एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो वी हैव स्टडीड वेटलैंड्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श और पीट लैंड विथ वाटर, दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग वाटर, फ्रेश, ब्रैकिश और सलाइन वाटर, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर, राइट। अब जो वेटलैंड्स हैं उनसे रिलेटेड जो रामसर ट्रीटी थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं पढ़ी थी, तो हम यहाँ पर रामसर ट्रीटी को पढ़ेंगे। देखिए जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट,
right? Wetlands are more important to conserve the biodiversity, राइट साथ ही साथ इनको कार्बन सिंक के नाम में भी रूप जाना जाता है, राइट, एंड दीज आर नोन एज किडनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वेटलैंड्स हैं वो किडनी ऑफ द अर्थ है, राइट, वेटलैंड्स आर द किडनीज ऑफ द अर्थ। साथ ही साथ ये कार्बन सिंक हैं, देयरफॉर इनका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड टू कंजर्व द वेटलैंड्स देयर वाज अ रामसर ट्रीटी। और ये रामसर ट्रीटी कब हुई थी? तो इंटरनेशनल ट्रीटी, रामसर ट्रीटी इज द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स एट इंटरनेशनल लेवल। सो दिस इज द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। दिस ट्रीटी वाज साइंड ऑन February 2, 1975 in Iran, Ramsar, right? So signed on February 2 in 1975 in Ramsar, Iran. Entered into force December 21 in 1975. वर्ल्ड वेटलैंड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो February 2 को किया जाता है, क्योंकि द रामसर ट्रीटी वाज साइंड ऑन February 2, देयरफॉर टू अवेयर द पीपल अबाउट वेटलैंड February 2 is celebrated as World Wetlands Day. Right? India became a member of this treaty in 1981 और जो चिल्का लेक थी उसको इंक्लूड किया गया था। टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 75 है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया था कि इंडिया में टोटल वेटलैंड्स क्या है। तो इंडिया में टोटल वेटलैंड्स है 1225। आउट ऑफ 1225 75 sites are Ramsar wetlands, right? 115 are significant wetlands और 1035 other wetlands हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताए थे। बट फॉर MPPSC मेंस एग्जामिनेशन यू हैव टू कीप इन योर माइंड द रामसर साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। द फर्स्ट इज भोज वेटलैंड, राइट? तो भोज वेटलैंड को कब जो है डेजिग्नेट किया गया था? 2002 में। कब किया गया था? 2002 में, राइट? तो 2002 में जो है इंक्लूड किया गया था। तो भोज वेटलैंड 2002। देन सांख्य सागर, यशवंत सागर एंड सिरपुर। तो सिरपुर वेटलैंड, सांख्य सागर एंड यशवंत सागर, इनको 2022 में क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। इसलिए करंट अफेयर्स के आधार पर भी ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द 4, भोज, सिरपुर वेटलैंड, सांख्य सागर, यशवंत सागर, राइट? दीज आर द 4 वेटलैंड्स ऑफ मध्य प्रदेश। एंड एज ऑफ 2022 there are total 75 Ramsar sites in India. So in this way we have studied the conservation of biodiversity, especially we have studied biosphere reserve, national park, sanctuary as well as wetlands. In the upcoming lecture we will study various projects launched by Madhya Pradesh government or national government to protect the flora and fauna in India. Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.